विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। और अभी हम लोग जो है इस क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया एंड वर्ल्ड वार पे, और उसमें कुछ बातें रह गई थी, पर हम लोग बहुत जल्दी रिवाइज करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 एक बहुत तेजी से रिवाइज करिए और ये समझिए कि मुख्य कारण मैंने आपको इस पिछली क्लास में क्या क्या बताए थे। आप समझेंगे कि यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि वर्साई की संधि जो थी उसकी कठोरता थी। आप सबको याद आ रहा होगा कि वर्साई की संधि, वर्साई रिवाइज कर रहे हैं, कठोरता के कारण भी हुआ था। ये वर्साई की संधि जो जर्मनी के ऊपर लादी गई थी मित्र शक्तियों के द्वारा, और जिसने बाद में चल के बहुत बड़े विध्वंस का रूप धारण कर लिया। और क्या था, विश्व में आर्थिक महामंदी आई थी 1929 में। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, इसको द ग्रेट डिप्रेशन भी कहते हैं। 1929 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। और अगर आप देखें तो ये जो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी है इसने भी बहुत ज़्यादा समस्याओं को जन्म दिया, और इससे यूरोप में तानाशाही राजनीति का जन्म हुआ। इससे क्या हुआ, यूरोप में तानाशाही तानाशाही राजनीति का जन्म, है ना। इटली में आप जानते हैं उदाहरण, इटली में मुसोलिनी, और जर्मनी में आपको दिखाई देगा हिटलर। सब बातें हो चुकी हैं, केवल आप रिवाइज कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखते हैं इंग्लैंड की तुष्टीकरण की नीति, है ना, ये सब बातें थी। इंग्लैंड की तुष्टीकरण की नीति आदि बहुत सारे कारण हैं। इंग्लैंड की तुष्टीकरण की नीति आपको समझा दिया था क्या है। इंग्लैंड ने तब तक जर्मनी को नहीं बोला जब तक बहुत बड़ा नुकसान न हो रहा हो। इसके अलावा आप देखते हैं शस्त्रीकरण, हथियारों की होड़ हो गई, शक्ति संतुलन जो बिगड़ गया था। यहाँ शस्त्रीकरण भी आपको दिखाई देगा, शस्त्रीकरण और शक्ति संतुलन का बिगड़ना, शक्ति संतुलन का बिगड़ना, ये चीजें आपको दिखाई देंगी। ठीक है, इन सभी कारणों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर को सामने लाने का। आगे देखिए, अगर आप इस बात को समझें कि उस दिन हम लोगों ने पूरी चर्चा कर लिया था और ये कहा था कि राष्ट्रसंघ की असफलता थी, फिर धीरे धीरे अगर आप देखें तो वहाँ पे कुछ ऐसे माहौल बन चुके थे, नक्शे को, यूरोप के नक्शे को बदल दिया गया था, और उस नक्शे को जो बदलाव किया गया था वो जर्मनी अपने लिए बहुत अच्छा नहीं मानता था। इसीलिए बाद में जर्मनी की तानाशाह हिटलर ने पूरे यूरोप के मानचित्र को बदलने का प्रयास किया और अधिकार करने का भी कार्य शुरू किया। अब यहां हम लोग समझेंगे आज कि तात्कालिक कारण क्या थे विश्व, तात्कालिक कारण, तत्कालीन कारण क्या, तत्कालीन कारण। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि यूरोप में हिटलर के द्वारा आक्रामकता का प्रयोग किया जा रहा था। आक्रामक हो चुका था पूरा यूरोप, और खासतौर से जर्मनी। जर्मनी के द्वारा आक्रामक रवैया, आक्रामक रुख। क्यों? क्योंकि हिटलर है वहां पे, और हिटलर ने आक्रामक रुख को अपनाया। आप देखें सब जगह उसने अधिकार करने का प्रयास किया। आप चाहे चेकोस्लोवाकिया हो, पोलैंड हो, सब पर धीरे धीरे उसने अधिकार करना शुरू किया।
आक्रामक का मतलब क्या है? जो भी स्थान थे, चेकोस्लोवाकिया, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, है ना, सब पर अधिकार करता चला गया हिटलर। क्योंकि हिटलर को ये लगता था कि ये जो हमारा इतना अपमान हुआ है, उसके पीछे यही देश हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, इनकी मानसिकता काम कर रही है। तो सबसे पहले अपने अपमान का बदला लेना होगा। तो अपमान का बदला लेने का प्रयास करता है। फिर आप देखेंगे धीरे धीरे उसने फ्रांस और सबके साथ अपने आप को उलझाया, और संघर्ष के आरंभिक समय में अगर आप देखें तो जर्मनी की विजय होती। मतलब अगर आप ये समझें कि जो ब्रिटेन और फ्रांस, जिनको ये लग रहा था कि आगे हमारे साथ कुछ होगा, लेकिन उनका सोचना बिल्कुल सही था, क्योंकि ब्रिटेन को लग रहा था कि जर्मनी उसके साथ कुछ नुकसान नहीं करेगा। लेकिन आगे वही हुआ कि जर्मनी ने किसी को बख्शा नहीं। उसको ये पता था कि सभी हमारे जो बर्बादी में जिम्मेदार रहे। और अगर आप देखें तो 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। कब किया? 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर आक्रमण कर दिया, और यहीं से माना जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो। ठीक 3 सितंबर को ब्रिटेन और फ्रांस ने दोनों ने ही जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर। 3 सितंबर को 3 सितंबर 1939 को ब्रिटेन और फ्रांस दोनों ने युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध की घोषणा कर दिया दोनों ने ही। आगे समझिए। इसके बाद धीरे धीरे सभी शक्तियां विश्व की या तो पक्ष में या तो विपक्ष में शामिल होती चली गई। ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। इसमें अगर आप ये कहें कि महत्वपूर्ण जो घटनाएं कौन कौन सी रही, महत्वपूर्ण घटनाएं, तो महत्वपूर्ण घटनाओं में देखिए, सबसे पहले तो आपने समझा था कि पोलैंड पर आक्रमण। ठीक, इसके अलावा आप देखेंगे नॉर्वे और जो डेनमार्क पर भी जो जर्मनी ने आक्रमण कर दिया। नॉर्वे प्लस डेनमार्क पर जर्मनी का आक्रमण, है ना। नॉर्वे और डेनमार्क पर जर्मनी ने आक्रमण कर दिया। और इसके बाद अगर आप देखें यहां पर नाजी सरकार की सत्ता भी स्थापित हो, मतलब इस पे अधिकार भी कर लिया। क्या हो गया? अधिकार भी हो। अभी आपने देखा था कि पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया पर पहले ही अधिकार का हो चुका था। इसके बाद धीरे धीरे यहां पर भी अधिकार हो रहा है। हॉलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग पर भी आक्रमण हो गया। ये आप देखेंगे ये 1940 तक हो गया है सब, 1940 तक हो चुका है। फिर क्या है इसके अलावा? इसके अलावा आप देख रहे हैं हॉलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग पर भी आक्रमण। हॉलैंड, फिर बेल्जियम और लग्जमबर्ग। अगर आप देखें लग्जमबर्ग पर भी आक्रमण हो गया। ठीक है, सब पे आक्रमण हो गया। और अगर आप देखें सबको जीत भी लिया हिटलर। ये जितने भी इलाके में लिखता जा रहा हूं सबको हिटलर ने जीत लिया, जीत लिया गया। किसने? हिटलर ने।
हिटलर ने सबको जीत ली, जीतता हुआ आगे बढ़ता गया। आगे अगर आप देखें तो 1940 में, जून 1940 में हिटलर ने फ्रांस पर आक्रमण कर दिया और इसमें इटली उसका सहयोगी रहा। आप जानते ही हैं, जून 1940, क्योंकि वही फ्रांस है जिसने जर्मनी की बर्बादी में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तो जून 1940 में अगर आप देखें तो जर्मनी और इटली ने मिलकर फ्रांस पर हमला कर दिया। फ्रांस पर हमला कर दिया, हमला हो गया। और उसके बाद आप देखेंगे कि यहां पर उत्तरी पश्चिमी फ्रांस के संपूर्ण भाग पर नियंत्रण हो गया। मतलब फ्रांस के उत्तरी पश्चिमी भाग पर, उत्तरी पश्चिमी भाग पर संपूर्ण नियंत्रण हो गया। किसका? हिटलर का। ये वही फ्रांस है जिससे पुरानी शत्रुता चल रही थी, ठीक है। और अगर आप देखें तो यहां से जब ये आक्रमण हुआ तो ब्रिटेन के यहां पूरा हाहाकार मच गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा। और उसके बाद आप देखें तो फ्रांस की ये जो पराजय हुई, ये जो हार हुई, उसने पूरी तरह से यूरोप को हिलाकर रख दिया। उसके बाद ब्रिटेन तो रुकने वाला नहीं था, जो ब्रिटेन ने भी अपने तरफ से पूरी तैयारियां किया। लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखें तो जर्मनी ने ब्रिटेन पर भी आक्रमण कर दिया। फ्रांस ने आत्मसमर्पण कर दिया जर्मनी के, हिटलर के सामने कि भाई हम हार चुके हैं। उसके बाद हिटलर ने ब्रिटेन पर आक्रमण किया। इसके बाद क्या हुआ? ब्रिटेन पर हिटलर का आक्रमण। आक्रमण हो गया हिटलर का। और अगर आप देखें तो यहां पर जैसे ही ब्रिटेन के ऊपर आक्रमण हुआ, पूरी तरह से अगर आप देखें तो अमेरिका, जो अभी तक तटस्थ था, अमेरिका को समझ में आया कि भाई अब हमें सहायता करनी पड़ेगी ब्रिटेन। मतलब अमेरिका यहीं से शामिल होता है। तो यूएसए को ये लगा कि अब हमें मदद करनी होगी ब्रिटेन की, क्योंकि हिटलर बहुत ज़्यादा आक्रामक हो चुका है, ठीक है। और अमेरिका ने ब्रिटेन की सहायता किया। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो जर्मनी है उसकी हार शुरू, जर्मनी के विरुद्ध एक माहौल बना और एक ऐसा रास्ता भी सामने आया कि अब ये लग गया कि नहीं, जर्मनी को हराया भी जा सकता। मनोबल भरने का भी काम किया अमेरिका ने, और अमेरिका ने ब्रिटेन के पक्ष में खुलकर सहयोग करना शुरू किया, ठीक। ये इतनी घटनाएं, ये ऐसी घटनाएं हैं। इसके बाद आप देखेंगे आगे क्या हुआ, कुछ और महत्वपूर्ण घटनाएं। अगर आप देखेंगे कि हिटलर क्यों हारा, हर जगह तो उसकी विजय हो रही है, आप देख रहे हैं पूरा विजय हो रही है, अचानक हारने क्यों लगा? तो हिटलर हारा इसलिए क्योंकि उसकी बहुत ज्यादा आक्रामक प्रवृत्ति, जो उसके सहयोगी भी थे कहीं ना कहीं, या जो उसको मानसिक स्तर पे भी जो सहयोग कर रहे थे, बाद में उन सबकी भी हालत खराब हुई और पूरे विश्व को एकजुट होने का अवसर मिला कि ये प्रवृत्ति बड़ी खतरनाक। हिटलर के द्वारा कई गलतियां, अगर आप देखें, एक तो उसने रूस के ऊपर आक्रमण किया, स्टालिन गार्ड। आगे चल के आप देखेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सबसे ज्यादा एक महत्वपूर्ण घटना घटी स्टालिनग्राद का युद्ध। में आगे कर दीजिए कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं में स्टालिनग्राद, स्टालिनग्राद का युद्ध, स्टालिनग्राद का युद्ध।
अब स्टालिनग्राद के युद्ध में अगर आप देखेंगे तो यहाँ 1942 में इस क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया हिटलर ने। कब किया? 1942 में। ये रशिया का क्षेत्र है। 1942 में आक्रमण, 1942 में आक्रमण किसने किया? हिटलर ने किया। ठीक है। और जब आक्रमण किया तो आप देखेंगे कि यहां पर धीरे धीरे सोवियत जो प्रतिरोध के कारण, क्योंकि सोवियत सेनाएं अपने क्षेत्र में थीं, वहां का मौसम उनके अनुकूल था, जर्मनी की सेनाएं अपने क्षेत्र से दूर लड़ रही थीं, लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा हिटलर को। और बाद में आप देखेंगे हिटलर के सैनिकों को आत्मसमर्पण करना पड़ा। यहां पर क्या करना पड़ा? आत्मसमर्पण करना पड़ा। यहीं से मामला बिगड़ गया, आत्मसमर्पण करना पड़ा। और यहां से ही अगर आप देखें तो सब चीजें जो हैं बिगड़ती चली। और अगर आप देखें इसी समय बर्लिन में थोड़े ही समय के बाद हिटलर ने एक जो बंकर में आत्महत्या कर ली। 1942 में ही हिटलर ने एक बंकर में अपने आप को मार लिया, जब उसको पता चला कि अब चीजें खराब हो गई तो हिटलर ने आत्महत्या कर। आत्महत्या, अपने आप को मार लिया कि भाई हमारा तो पूरा मामला ही बिगड़ गया। ठीक, ये इतनी बातें आपको समझ। अगर आप जो जापान को देखें, क्योंकि जापान इस दूसरे विश्व युद्ध में एक धुरी बनी थी, टोक्यो, बर्लिन और रोम, उस धुरी का एक महत्वपूर्ण जो सहयोगी कौन था? जापान। और अगर आप देखें ये जो क्षेत्र था पूर्वी एशियाई क्षेत्र, अगर आप इस क्षेत्र को भी देख लें यहां, इसके बाद पूर्वी एशियाई क्षेत्र, पूर्वी एशियाई क्षेत्र, यहां पर दो शक्तियां हैं, जापान प्लस अमेरिका, जापान और अमेरिका। अगर आप देखें तो यहां पर जो जापान था उसने पूर्वी प्रशांत महासागर में जो पर्ल हार्बर था, अमेरिकी नौसैनिक अड्डा, वहां पर आक्रमण कर दिया। क्या किया? आप देखें पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया। किसने? जापान ने। ये क्या था? ये नौसैनिक बेस था अमेरिका, नौसैनिक अड्डा था, और यहां हमला कर दिया। और जब यहां हमला किया तो आप देखते हैं उसके बाद धीरे धीरे मामला जो बिल्कुल बिगड़ गया। उसके बाद जो जापान की सेना ने सिंगापुर, हांगकांग, मलाया, बर्मा सब कुछ, लेकिन आरंभिक समय की उपलब्धियां थी जापान के पास। बाद में आप देखेंगे तो इसके ऊपर जो परमाणु बम का भी प्रयोग हुआ और जापान ने आत्मसमर्पण भी। ठीक है, 2 सितंबर 1945 जापान ने आत्मसमर्पण किया। कब किया? 2 सितंबर 1945 जापान ने आत्मसमर्पण किया, और उसमें आप जानते हैं हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर परमाणु बम भी गिराए गए। हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर परमाणु बम गिराए गए। उसके बाद ये युद्ध समाप्त। ठीक है, ये यहां पर पूरा घटनाक्रम है। इतिहास को थोड़ा सा घटनाक्रम पे समझ लें तो हमें समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ ऐसा। तो यहां पर अगर आप देखें हार क्यों हुई, एक तो मुसोलिनी और हिटलर की आक्रामकता, साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के कारण 1 सितंबर 1939 को युद्ध शुरू हुआ और 2 सितंबर 1945 को युद्ध समाप्त हुआ। और ये भयंकर युद्ध माना जाता है दुनिया के इतिहास में, जहां पहली बार परमाणु बम का प्रयोग। क्या क्लियर है?
ये एक पूरा घटनाक्रम था। अब समझिए इस दूसरे विश्व युद्ध के परिणाम क्या निकले। परिणाम क्या निकले? परिणाम, पहला, यूरोप का वर्चस्व ही समाप्त कर दिया। इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने यूरोप में जो ब्रिटेन थे, फ्रांस था, जर्मनी था, सबके वर्चस्व को ही समाप्त कर दिया। यूरोप के वर्चस्व का समापन। और अब यूएसए और यूएसएसआर का उभार, ठीक, यूरोप के वर्चस्व का समापन हो। दो महाशक्तियों का उदय, यही दो महाशक्तियां हैं, दो महाशक्तियों का उदय हो गया इसी युद्ध में, ठीक है। और क्या हुआ यहां पे, और आपको दिखाई देगा शीत युद्ध। इन्हीं दोनों महाशक्तियों के कारण ही शीत युद्ध, जो युद्ध नहीं हुआ लेकिन मन में युद्ध चलने लगा, शीत युद्ध, जो 1945 से आप देखेंगे तो 1990 तक, जब तक यूएसएसआर टूटा नहीं तब तक शीत युद्ध चलता रहा। कई चरण हैं, बहुत लंबी चर्चा है, बस इतनी बात समझिए कि ये जो देश है ये पूंजीवादी विचारधारा को लेकर चला, और ये जो है ये समाजवादी विचारधारा को लेकर चला। और इसी विचारधारा के कारण संघर्ष हुआ। और इसी समय आपको समझना पड़ेगा कि कुछ ऐसे देश थे जो इस विचारधारा में नहीं गए, वो कहलाए गुट निरपेक्ष। गुट निरपेक्ष, इसका अगुवा कौन था, तो भारत। अगुवा कौन है, भारत। गुट निरपेक्ष कि हम भाई किसी भी गुट में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये दोनों ही शक्तियां प्रयास कर रही थी, या तो पूंजीवाद की तरफ आओ या तो समाजवाद की तरफ आओ। इसीलिए हमने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया। आगे क्या हुआ, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की समाप्ति। क्या हुआ, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद। आप जानते हैं भारत आजाद हुआ, साम्राज्यवाद, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की समाप्ति। इसके अलावा तीसरे विश्व के देशों का उदय, थर्ड वर्ल्ड कंट्री, आज के समय रोज न्यूज़पेपर में रहता है। जो एक आपने सुना होगा उत्तर के देश, एक आपने सुना होगा दक्षिण के देश, नॉर्थ साउथ। दक्षिण जो गरीब देश है, नॉर्थ अमीर देश है। तो यहां जो तृतीय विश्व के देशों का उदय, विश्व के देशों का उदय, इसका मतलब क्या है, अफ्रीका है ना, भारत और ऐसे जो देश हैं इनका उदय। भारत को आजादी मिली 47 में, ये चीज आपको दिखाई देगी। और क्या होगा, इसके अलावा आप देखेंगे तो राष्ट्र संघ की जो कमियां थी, कमियों को दूर करके या उन कमियों को समाप्त करके एक नया संगठन बनाया गया, संयुक्त राष्ट्र संघ। कौन सा संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ। क्यों, क्योंकि वैश्विक समस्याओं का समाधान निकालने के, अगर कोई वैश्विक चुनौतियां हों, वैश्विक चुनौतियों का समाधान, समाधान निकालने के लिए, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में स्थापित हुआ, ठीक है, और सैन फ्रांसिस्को में स्थापित। इसका उद्देश्य क्या है कि राष्ट्र संघ की जो असफलताएं रही हैं उससे आगे बढ़ें, मानवाधिकार की बात किया जाए, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास। क्या क्या है इसका मामला, एक तो मानवाधिकार, मानवाधिकार,
मानवाधिकार और सामाजिक सांस्कृतिक प्लस अगर आप देखो तो सामाजिक सांस्कृतिक के साथ साथ जो आर्थिक उन्नति है मानवता के लिए उसका बढ़ावा दिया जाए, उसे बढ़ावा दिया जाए, आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जाए। अब यहां समझिएगा, यहां मेन बात है मानव के अधिकार है, सभी पूरी दुनिया के मानव के लिए कार्य दिया गया संयुक्त राष्ट्र। इसके अलावा आतंक के संतुलन की बात की गई कि परमाणु बम चलो अब तो जिसने बना लिया वो बना लिया, लेकिन अब एक बात यह समझी गई कि आतंक के संतुलन की स्थापना होनी चाहिए। आतंक के संतुलन की स्थापना ये क्या है? आतंक के संतुलन की स्थापना, आतंक के संतुलन की स्थापना, इस बात को समझिएगा। इसका मतलब ये है कि परमाणु बम का प्रयोग हुआ था, बहुत सारे देश ये भी कह रहे थे भैया कि अगर जो परमाणु बम हमारे पास नहीं है तो हमारे लिए भी खतरा है। उसके विकास और उसके इस्तेमाल को ये कहा गया कि भाई हम प्रयास करेंगे कि परमाणु हथियारों का कोई विकास न करे और आतंक के राज्य को नहीं बढ़ने दें। मतलब ये कहा गया कि ऐसा है कि कोई भी राष्ट्र अपनी शक्ति को बहुत ज़्यादा विस्तृत करके आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं करेगा और एक संतुलन होना चाहिए। हालांकि अगर आप देखें तो जिन राष्ट्रों के पास परमाणु हथियार थे उन्होंने ये बात बोली, लेकिन जो दूसरे राष्ट्र जिनके पास परमाणु हथियार नहीं हैं, क्या उनको इस बात से संतुष्टि होगी? भारत ने हमेशा कहा है कि परमाणु हथियार पूरी दुनिया के लिए, मानवता के लिए खतरा हैं, लेकिन अगर विश्व के वो देश जिनके पास परमाणु हथियार हैं और वो उस पर काम कर रहे हैं तो दूसरे देशों को कैसे रोका जा सकता? ये जो प्रतिबंध है वो प्रतिबंध भेदभावपूर्ण है, इसलिए इसके ऊपर विचार होना चाहिए। या तो पूरे सभी लोग अपने परमाणु हथियार खत्म करें, समाप्त करें, और भारत इसमें सहमति रखता है, भारत भी खत्म करेगा। लेकिन जब तक दुनिया में एक व्यक्ति के पास हथियार रहेंगे और दूसरे के पास नहीं रहेंगे तो समस्याएं होती रहेंगी। ठीक है, अगर आप देखें तो भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन को बहुत ज़्यादा बल मिला, आज़ादी भी मिली, आप जानते हैं कि भारत में इसका प्रभाव क्या रहा। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को बल मिला, राष्ट्रीय आंदोलन को बल मिला, आज़ाद भी हम हुए। चीन में भी आप जानते हैं, चीन के अंदर जो साम्यवादी सरकार बनी 1949 में, ये सारे असर आपको दिखाई देंगे। ठीक, इसके अलावा 1940 में ही फिलिस्तीन के अंदर इजराइल का निर्माण हुआ। एक चीज और समझ, 1940 में ही फिलिस्तीन में इजराइल, जानते हैं आप इजराइल, जो नेतन्याहू, इजराइल का निर्माण हुआ और बाद में आप जानते हैं इजराइल ने कई देशों से वहां संघर्ष किया और स्वयं विजेता बना। आप जानते हैं इजराइल को जब वहां बनाया गया तो ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका सब ने समर्थन किया और यहीं से अगर आप देखें तो पश्चिम एशिया में तनाव का युग शुरू। मतलब ये इजराइल केवल दिख रहा है लेकिन इसके पीछे यूएसए है, इसके पीछे फ्रांस, इसके पीछे ब्रिटेन। तो यहां पर अगर आप देखें तो यहीं से पश्चिम एशिया में
तनाव का युग शुरू। आज भी आप जानते हैं फिलिस्तीन के जमीन पे बना इजराइल, उसके बाद अधिकारों में कटौती सबसे ज्यादा फिलिस्तीन की हुई, इजराइल को कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है। तो यहां पे ये आपको संघर्ष दिखाई देगा। और क्या हुआ? आर्थिक प्रभाव पे अगर आप बात करो कि आर्थिक प्रभाव क्या हुआ इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, आर्थिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव देखो जरा। अगर आप देखेंगे तो पूरी दुनिया में बड़े पैमाने पर विध्वंस, और इस विध्वंस को, इसको फिर से पुनर्निर्माण करने के लिए, सबको उबारने के लिए, जो शक्तियां नष्ट हो चुकी, शक्तियों का समापन हो चुका है, जो जीती हैं वो भी शक्तियों का समापन है, विध्वंस है, और विध्वंस के बाद अब फिर से पुनर्निर्माण करना है। और इसीलिए अगर आप देखें तो इसको पूरा करने के लिए जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन बुलाया गया, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, उस सम्मेलन बुलाया गया कि भाई जो यूरोप या अलग अलग स्थानों पर जो समापन हुआ है, जो विध्वंस हुआ है, उसको कैसे क्रिएट किया जाएगा, कैसे संरचना होगी। इसके लिए अगर आप देखें तो यहाँ जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन है, वहाँ पर दो संस्थाएं बना, एक तो वर्ल्ड बैंक और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। आज भी आप जानते हैं इसका महत्व। एक तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और IMF, ये दो संस्थान बने ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद। क्यों बने थे? ध्यान रखिएगा, जो विध्वंस हुआ था, जो समापन हुआ था, उस समापन को पुनः निर्मित करने के लिए, फिर से कंस्ट्रक्शन करने के लिए, निर्माण करने के लिए ये संस्था बनाए गए। और ये संस्थाएं सस्ते और दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराती थी। क्या करते थे? सस्ते और दीर्घकालिक ऋण, सस्ते और दीर्घकालिक, लंबे समय के ऋण उपलब्ध कराते, कराती, ठीक है, सस्ते और दीर्घकालिक ये ऋण देने का काम करते। और अगर आप देखें तो धीरे धीरे IMF जैसी जो संस्थाएं हैं, IMF ने अगर आप देखें तो विश्व व्यापार में जो भुगतान संतुलन देशों के सामने आता था या जो आया, उसमें बहुत ज़्यादा सहयोग किया, भुगतान संतुलन से देशों को बाहर निकाला। और अगर आप देखें, ये कहा कि संरक्षणवादी नीतियां जो पूरी दुनिया में हैं वो नहीं होनी चाहिए, और आपस में मेल जोल होना चाहिए। इसके अलावा और क्या है? इन्होंने ये भी कहा कि भाई हमें फिर से हर देश में औद्योगिकरण को बढ़ावा देना होगा, चीज़ों को ठीक करना होगा, और अर्थव्यवस्था, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, सबके लिए हम सहायता दें, मदद करें, तब जाके फिर से पुनर्निर्माण हो सके। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि ब्रेटन वुड्स संस्थाओं, जैसे ये जो संस्थाएं हैं, विश्व बैंक, IMF, इन संस्थाओं के द्वारा अमेरिका और पश्चिमी देशों का ही दबदबा रहा है, और एक तरह से अगर आप कहें आरोप लगाया जाता है कि ये आर्थिक उपनिवेशवाद भी करते हैं। मतलब एक तरह से इनके द्वारा जब ऋण दिया जाता है तो उसमें उस देश के बाजार को अपने अनुरूप खोला भी जाता है, आर्थिक उपनिवेशवाद। मतलब हम आपको ऋण देंगे लेकिन आप अपने मार्केट से ये सारे प्रतिबंध समाप्त करिए तो आपको पैसा दे देंगे, ये सारी चीजें। ठीक है। लेकिन उसके बाद भी, इन सारे आरोपों के बाद भी, IMF, विश्व बैंक और जो संस्थाएं बनी,
उन संस्थाओं का बड़ा योगदान है कि दुनिया में फिर से निर्माण हुआ, दुनिया में फिर से विकास हुआ, चीजें आगे बढ़ी। इसके बाद अगर आप देखें वैज्ञानिक प्रगति, आपने पहले विशुद्ध में भी इस बात को समझा था कि वैज्ञानिक प्रगति तो होती है। वैज्ञानिक प्रगति क्या रही, कैसी रही? वैज्ञानिक प्रगति, इसको समझिए। वैज्ञानिक प्रगति में आप देखेंगे यहां पर खूब क्योंकि आवश्यकताएं पड़ी तो कई वैज्ञानिक जो प्रयोग हुए, आविष्कार हुए। अगर आप देखें तो रक्षा उद्योग, चिकित्सा जगत पूरी तरह से बदल गया। रक्षा उद्योग में नए नए उपकरण, रक्षा उद्योग का विकास हुआ। चिकित्सा के क्षेत्र में बड़े विकास देखे गए। चिकित्सा के क्षेत्र में विकास, ये सारे विकास आपको दिखाई देंगे क्योंकि बड़े पैमाने पर लोग घायल हुए, बड़े पैमाने पर उनके इलाज की आवश्यकताएं थी, तो ये सारी चीजें हुई। आप देखेंगे कि बहुत सारी जो धातुएं बनी, प्लास्टिक, रेयान, संचार उपकरण, फिर जीवन रक्षक दवाएं, सब कुछ यहाँ पे आपको दिखाई देगा। बहुत सारी चीजें, प्लास्टिक, संचार उपकरण, फिर जीवन रक्षक दवाएं, खूब सारी चीजें यहां पर आपको दिखाई देंगी। ये सारी चीजें दिखेंगे कि इसके अलावा अगर आप देखें तो आगे चल के ये भी एहसास हो गया कि वैज्ञानिक और तकनीकी विकास से ही राष्ट्रों की सफलता और असफलता को सामने रखेंगे। जिसका वैज्ञानिक विकास बहुत अच्छा होगा, जिसका तकनीकी विकास बहुत अच्छा होगा, वही राष्ट्र दुनिया आगे बढ़ेंगे। ये भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने समझाया। इस बात की सबक दी लोगों कि भाई वैज्ञानिक विकास, तकनीकी विकास अगर आपका अधिक होगा तभी आप दुनिया में आगे बढ़ पाओगे। ये चीज। सांस्कृतिक प्रभाव क्या हुआ? सांस्कृतिक प्रभाव, हमारी पूरी संस्कृति पर सांस्कृतिक प्रभाव। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरे विश्व युद्ध का सांस्कृतिक प्रभाव आप देखें तो 20 साल, केवल 20 साल के बाद 1918 के बाद आप देखें तो 1918 से 1929, 1929 से 1939, मतलब 18 के बाद 1919 से आप देख 20 वर्षों के बाद पहले विश्व युद्ध के एक ऐसा महासमर लड़ा गया जिसने पूरी मानवता को हिलाकर रख दिया। पूरी मानवता थर्रा गई, पूरी मानवता को हिलाकर रख दिया कि भाई मानवता तो कुछ है ही नहीं, हिलाकर रख दिया। मानव का कोई अस्तित्व नहीं है, कब क्या हो जाए पता नहीं। अब निराशा, कुंठा और बहुत सारी समस्याएं, इस समय जो लोग हैं उनके भीतर निराशा, कुंठा, और यहां आप देखेंगे तो अस्तित्ववादी दर्शन, अस्तित्ववादी दर्शन। सात्र नाम का एक व्यक्ति हुआ है, एक दार्शनिक, उसने अस्तित्ववादी, उसने कहा कि दुनिया में कुछ है ही नहीं, हमारा तो कोई अस्तित्व ही नहीं। अस्तित्ववादी दर्शन आया। सामाजिक धार्मिक जो मान्यताएं हैं वो शिथिल पड़ गई। सामाजिक मान्यताएं, धार्मिक मान्यताएं शिथिल पड़ने लगी, हल्की पड़ गई। क्यों माना जाए? क्या मानने का फायदा है? सामाजिक और धार्मिक मान्यताएं शिथिल पड़ गई
और अगर आप देखें, ये माना गया खाओ पियो मौज करो, चार्वाक दर्शन, और जीवन को क्षणभंगुर मान लिया कि जीवन क्षणभंगुर है, क्षणभंगुर है, और चार्वाक दर्शन का प्रसार। क्या है भाई चार्वाक दर्शन? खाओ पियो मौज करो, अगर ऋण लेकर घी भी पीना पड़े तो पीते रहो, यावम जीवित सुखम जीवित ऋणम घृत्वा घृतम पीवेत, जैसे भी हो सुखपूर्वक जियो, और अगर ऋण लेकर भी घी पीना पड़े तो संकोच मत। और इस समय अगर आप देखेंगे तो महानगरों के जीवन में एक अलगाव, व्यक्तित्व का विखंडन, सब कुछ दिखाई दे। अब यही समझिएगा, महानगरों में क्या दिखाई देगा? अलगाव, अकेलापन, व्यक्तित्व का विखंडन, व्यक्तित्व का विखंडन, नशे की लत, भोगवादी प्रवृत्ति। तो ये सारी चीजें आपको दिखाई देंगी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने कैसे हमारे ऊपर सांस्कृतिक आधार पर भी प्रभाव बना दिया। तो आज की क्लास में इतनी ही बात हमें समझना है, और अगर आप देखें तो आप अच्छे तरीके से, उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बातें समझ में आई। कुछ प्रश्न जो आपको यहाँ से आपके सामने आ सकते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो महत्वपूर्ण कारण कौन से थे वो बता दीजिए, इसका प्रभाव क्या रहा। और एक प्रश्न ऐसे भी जोड़ के आ सकता है कि पहले विश्व युद्ध ने ही दूसरे विश्व युद्ध के कारण को डाल दिया था, उसके बीच पड़ गए थे पहले विश्व युद्ध में ही, या विश्व युद्ध का सबसे बड़ा परिणाम यह निकला, यूरोप का विभाजन हो गया, पूर्वी और पश्चिमी यूरोप में बंट गया, या दूसरे विश्व युद्ध ने यूरोप के वर्चस्व को समाप्त कर दिया, अब दो नए महाशक्तियों का उदय हुआ। टिप्पणी कुछ इस तरीके के प्रश्न आप आ सकते हैं। बहुत धन्यवाद, लगातार मेहनत करते रहिए, आंसर लिखने का प्रयास करिए, फिर हम मिलते हैं।